बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी SGS कोटेक्ना रेफरेंस से भी बाइज़्ज़त बरी हो गए। आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ गालिबन ये कोई चौथा ऐसा रेफरेंस था जो कि काफ़ी अरसे से चला आ रहा था। तकरीबन अगर ये कहा जाए कि करीब 2 दहाइयाँ हो रही थी तो गलत ना होगा, उसमें आसिफ जरदारी साहब बरी हो गए हैं। एक मामला अभी तक चल रहा है मीन से ज़्यादा असासे बनाने का, वो अभी ज़ेरे इल्तवा है और वो मामला चल रहा है अभी नैब कोर्ट्स में। लेकिन उसके अलावा तमाम रेफरेंसेस जिनमें ARY गोल्ड और सस्ट्रक्टर पोलो ग्राउंड रेफरेंस और आज SGS कोटेक्ना, इनमें आसिफ जरदारी साहब बरी हो चुके हैं। आसिफ जरदारी साहब की कन्विक्शन क्यों नहीं हुई, ये मुकदमात क्या वाकई सियासी तौर पर बनाए गए थे या इसमें किसी ऐसी शख्सियत का हाथ है जो मेरे इस वक्त करीब है, इर्द गिर्द है, हम ये बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या ऐसा कुछ है या नहीं है। आप उस शख्सियत से रोज़ मिलते भी हैं, आपस की बात में मैं इशारा तो दे चुका हूँ। अब लेट्स सी इफ़ ही एडमिट्स इट और नॉट। आगे चल के हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला जनाब डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। अहम स्टेटमेंट है, लेकिन इनके पीछे इनकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, वजह क्या है कि वहाँ पर ये स्टेटमेंट बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से दी गई। साथ ही साथ मरी डिक्लेरेशन या मरी माहिदा जो हुआ था बलूचिस्तान में हुकूमत के हवाले से, उसकी मुद्दत पूरी होती नज़र आ रही है 5 दिसंबर को। क्या 5 दिसंबर को कोई तब्दीली आएगी? क्या सनाउल्लाह ज़हरी साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ारत आला का कलमदान संभालेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं और हम नजम सेठी साहब से पूछेंगे कि उनकी चिड़िया अगर आज कुछ कर सकी है तो वो क्या खबर लाई है। सो वी हैव अ लॉट ऑन दी एजेंडा। आखिर में चल के हम कोशिश करेंगे कि बात हो जाए थोड़ी जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कन्विक्शंस के हवाले से, और जो रिसेंटली इंडियन एक्टर आमिर खान साहब के हवाले से जो बात उन्होंने की और जिस तरह का रिएक्शन आज सामने आ रहा था। वी हैव प्रीटी लोडेड। नजम साहब, हाँ क्या हाल है आपका? हाँ ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि चिड़िया की तरफ से कोई व्हाट्सएप आई है? ओए होए होए होए, चिड़िया आपकी व्हाट्सएप पे? हाँ आजकल अच्छा, आजकल व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना। ज़बरदस्त। 2 टेलीफोन, 4 व्हाट्सएप, वाइबर सब चलता है। अच्छा, वैसे अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस फ़ोन को ज़रा साइड पर रखें और मुझे ज़रा पहले बता दें क्या कि जब SGS कोटेक्ना, ठीक है, और इस तरह की चीज़ों की बात आती है तो कहीं कहीं उस वक्त नॉट सो ओल्ड नजम सेठी मुझे नज़र आते हैं, बगल में फाइलें दबाई हुई, एक गाड़ी से बाहर निकलते हुए, किसी बरतानवी सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए, मुझे कुछ धुंधली याद नज़र आती है। आपको पता नहीं क्या क्या याद आता है। मुझे बड़ा कुछ याद है नजम साहब। आपको वो चीज़ें भी याद आती हैं जो कभी हुई भी नहीं होती। अच्छा नजम साहब, इट्स अबाउट टाइम यू शुड एडमिट कि ये सब कुछ आपका किया था। मेरा किया हुआ क्या? मेरा क्या किया हुआ? देखिए, आपको खुद पता है कि आप फारूक लगारी साहब की इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर अकाउंटेबिलिटी एहतसाब के वजीर थे और आपने पता नहीं किस तरह का एहतसाब किया। ये जो कुछ आसिफ जरदारी के साथ हो रहा है, ये किया तो आपने, ये शुरू आपने किया था। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर अब आपने जिक्र कर ही दिया तो कोई थोड़ी सी वजाहत हो जाए। अच्छा, वजाहत देना चाह रहे हैं। जब फारूक लगारी साहब ने मोहतरमा की गवर्नमेंट को डिसमिस किया नवंबर 1996 में, तो उन्होंने एक अबूरी हुकूमत बनाई थी, केयरटेकर गवर्नमेंट। अब गलती हो गई खादम से कि उन्होंने याद किया और कहा कि अब सब करप्ट एलिमेंट्स की छुट्टी करानी है, और थोड़ी सी आइडियलिज्म थी। हमने कहा चलें कोई खिदमत करते हैं, और तो उन्होंने कहा कि आप अकाउंटेबिलिटी का ओहदा दे देते हैं, आप छानबीन करें और पकड़ लें सबको। अब जाहिर है जैसे आम आदमी की सोच है, आपकी भी सोच है, हमारी भी सोच है कि करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, भाई बहुत हो गया, हर बंदा यही कहता है। तो हमने कहा ठीक है, तो चेक करते हैं। तो उस सिलसिले में उस वक़्त जो लॉ मिनिस्टर थे वो थे कौन, जो हमारे अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब। बड़े ज़बरदस्त आदमी। तो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब वकील, लॉ मिनिस्टर थे और खादिम को एहतसाब का मिनिस्टर बना दिया और हमें कहा कि जी पै जाओ। अच्छा, हमने कहा पै जाओ का मतलब है सबको पै जाओ, ये तो नहीं कि एक को पढ़ो दूसरे को ना पढ़ो। तो खैर हमने फिर फाइलें खोल ली। हमने कहा जी ठीक है, देखते हैं क्या किसने क्या किया। अच्छा, उसमें अब बहुत सी चीज़ें नज़र आई, मगर हमेशा हर जगह पे यही प्रॉब्लम था कि जिन लोगों ने कुछ चोरी वोरी की हुई थी वो ज़ाहिर है ट्रैक्स तो छोड़ते नहीं। कुछ चीज़ें फ़ाइलों पे लिखी थी, कुछ चीज़ें फ़ाइलों पे नहीं लिखी थी। तो अब ये सूरत हाल थी। तो हमने ये सोचा कि अब एक फ़ॉरेन कंपनी को हायर किया जाए
और उनसे ये कहा जाए कि हमारा ये ख्याल है कि फ़लाने फ़लाने लोग बंदों ने चोरी की है, इतने इतने पैसे चोरी किए हैं, उन्होंने कहीं बाहर रखे हुए, तो आप ज़रा इतला हमें दें कि वो ढूंढ के दें पैसे, और ये भी बताएं कि क्या अगर आप ढूंढ लेते हैं तो क्या किस किस्म की एविडेंस चाहिए होगी आपको कि हम वो सारे पैसे पाकिस्तान वापस ले आएँ। तो उस सिलसिले में 2 फॉरेन कंपनी से आके ब्रीफिंग्स दी, हमने फ़ाइल्स उनको दे दी कि आप स्टडी करें ये फ़ाइल्स। तो अच्छा, फ़ाइल्स सबके खिलाफ, ये नहीं कि सिर्फ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ थी, बहुत सी फ़ाइल्स थी। ज़ाहिर है हमने इवन हैंडेड काम करना था, मगर वो कंपनी ने हमें ये कहा, पहली बात तो ये है कि जो 1-2 साल लग जाएंगे, आप तो 3 महीने के लिए आए हैं, ये काम कर छोड़ जाएँ, हम करते रहेंगे, मगर ये 2-3 महीने वाला काम नहीं। दूसरा ये कि अगर हम पता भी कर लेते हैं कहाँ कहाँ ये पैसा पड़ा हुआ है, तो ये फिर आपको कैसे प्रूव करेंगे कि ये आपका पैसा है। उसके लिए आपको यहाँ से बहुत सी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये होगा कि यहाँ जिन लोगों ने ये चोरी की उनको यहाँ कन्विक्शन करनी पड़ेगी पहले, फिर कन्विक्शन करने के बाद आपके पास ये एविडेंस हो जाती है कि ठीक है इन्होंने चोरी की, इनकी कन्विक्शन हुई, फिर आप जा सकते हैं। तो वो फिर हमने सोचा यार ये तो बड़ा लंबा चौड़ा खाता, हम तो यहाँ 3 महीने के लिए आए हैं, इसको क्या हाथ डालना है इसके अंदर, पैसे ही दे देंगे और चले जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जरदारी साहब ने ये कहा, जरदारी साहब कह रहा हूँ, लगारी साहब ने ये कहा कि आप हट जाएं रास्ते में से, क्योंकि हम कह रहे थे जी करना है तो सबके खिलाफ किया जाए, दोनों सियासी जमातों के खिलाफ किया जाए। तो वो कह रहे थे कि नहीं, उन्होंने क्योंकि मोहतरमा की गवर्नमेंट को निकाला था तो वो शायद समझते थे कि शायद इनको थोड़ा सा किया जाए, क्योंकि वो चार्जशीट थी ना कि इन्होंने ये किया, बेसिस पे निकाला था ना, इस बेसिस पे निकाला था। वो चैलेंज भी होने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में। इफ्तिखार चौधरी नहीं, अपने वो साहब थे, अपने शाह साहब थे चीफ जस्टिस उस वक्त, सज्जाद अली शाह। तो उनका ये एविडेंस भी मिल जाएगी क्योंकि प्रेसिडेंट ने कहा था बड़ी करप्ट गवर्नमेंट हमने निकाला था। तो फिर उससे फिर हमने हाथ खींच लिया, हमने कहा यार ये 1 साइडेड चीज़ जो है ये ठीक नहीं है। तो देखा बहुत कुछ इन गुनाहगार आंखों ने, मगर एविडेंस की कमी थी और लगता ऐसे था कि ये मुश्किल होगा प्रूव करना कुछ 1, 2, 3, 4 महीने में। तो वो हमने फिर केस छोड़ दिए। ये उस वक्त था SGS को टेक्ना, ये चीज़ें जो थी हमारी नज़रों से गुजरी थी कि इस किस्म के इल्ज़ाम थे, इंक्वायरीज हो रही थी इनसे। मगर जो दिलचस्प बात ये है, ये भी था और भी बड़ी चीज़ें थी, ये पोलो शोलो ग्राउंड शाउंड नहीं, कुछ कैपको के शेयर्स बिके थे, कुछ इस किस्म की चीज़ें थी जिसमें कैबिनेट की इजाज़त लेनी थी मगर नहीं ली गई, और ख़ुद ही प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने या उस वक़्त के जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन थे उनकी इजाज़त से रूल्स वो ब्रोकन। उसके बाद हम चले गए तो सैफुर रहमान साहब, मियाँ साहब की हुकूमत आई तो सैफुर रहमान साहब एहतसाब कमिश्नर बने। मियाँ साहब को उस वक्त जोश था ना एहतसाब का। हाँ, एहतसाब के वो जिनको एहतसाब रहमान कहा जाता है, एहतसाब रहमान, एहतसाब ब्यूरो। तो एहतसाब ब्यूरो चीफ ने मुझे याद किया कि आइए सेठी साहब बताइए ना आपने क्या इंक्वायरी की थी, तो ज़रा हमें ब्रीफ कर दें ताकि हम ये काम आगे चलाएँ। तो मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा जी ये मेरा काम नहीं है, हम तो छोड़ गए सारा कुछ। अब मैं आके आपको एक पार्टी के ख़िलाफ़ बात करूँ, यहाँ के आपके बारे में भी कुछ था, तो आपने वो तो देखना नहीं है, तो छोड़ दें, मुझे क्यों इन्वॉल्व करते हैं, आपने जो करना है करें, मुझे एक्सक्यूज़ कर दें। थोड़े से नाराज़ हो गए। बहरहाल उन्होंने नाराज़गी फिर आपसे अपनी निकाली ना, उन्होंने फिर बाद में अपनी नाराज़गी भी निकाली, मुझे गिरफ़्तार कर लिया और बहुत सी चीज़ें हुई, खैर छोड़े उसको। मगर उन्होंने फिर ये केस 1997 में जरदारी साहब को टेक्ना और SGS का ये केस लॉन्च किया। ओके, अब सवाल यहाँ ये है, चलिए ये तो बैकग्राउंड आ गया ना, ये लॉन्च किस तरह किया गया, हुआ क्या। यहाँ पर सवाल ये होता है, यहाँ पर लोग कहते हैं देखिए जी इतनी परसेप्शन पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, करप्शन, लेकिन जब बात देखिए कानून के हिसाब से तो है ना कि जब एविडेंस की बात आती है, जब वो है ही नहीं, इस मामले में भी नैब के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। फारूक नाइक साहब ने भी आर्ग्यूमेंट ये दिया कि जनाब जो इवन जो IO है उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप किसी को कन्विक्ट कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर। हेंस 11 नवंबर को रिजर्व हुआ, आज अनाउंस हुआ, बरी हो गए। देखिए सबसे दिलचस्प केस यही था, ये ट्रैक्टर वाला केस, और ये पोलो ग्राउंड बना ली प्रेसिडेंसी में, ये नाइदर है। और ARY गोल्ड में एक कंसेशन दे दी, चलो दे दी, ठीक है, किसी को फ़ायदा कर दिया, शायद कोई कमीशन थी नहीं थी, ये चीज़ें चलती रहती, पॉलिसीज़ तो बनती रहती हैं किसी के हक़ में किसी के ख़िलाफ़, ये तो चीज़ें चलती रहती है। यहाँ इशू ये था कि 5 या 6% कमीशन लिए। कोटेक्ना SGS 2 स्विस इंस्पेक्शन कंपनीज थी, उनको जॉब ये दिया गया कि आप जो भी इंपोर्ट्स होती हैं कराची एयरपोर्ट पे, आप वहाँ बैठेंगे, आप ये देखेंगे लोग अंडर इन्वॉइसिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि जितना टैक्स है अंडर इन्वॉइसिंग करके टैक्स बचाया जाता है। 100 रुपये की चीज़ है, उसके ऊपर 25% टैक्स है, तो 25 रुपये बचाने के लिए लोग शो करते हैं कि जी ये 50 रुपये की चीज़ है, और उसके ऊपर 25% 12.5 रुपये दे के फारग हो जाते हैं। 12.5 रुपये
बचा लेते हैं, उसमें से 3-4 रुपये कस्टम्स को दे देते हैं, बाकी 8-9 रुपये अपनी जेब में डाल लेते हैं। ये सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में। तो इन्होंने अच्छा आइडिया था कि टेक्ना और SCS को मंगाया जाए कि वो बताएं कि ये 50 रुपये की चीज़ है, ये 100 रुपये की है, और सही टैक्स कलेक्ट किया जाए। और उससे फ़ायदा भी बड़ा हुआ, उन्होंने इंस्पेक्शंस ठीक ठाक की। मगर डील ये थी, जो इल्ज़ाम ये था कि वो जो जितने पैसे वो बचाएंगे पाकिस्तान के लिए, या अगर 100 रुपये का टैक्स पहले कलेक्ट हो रहा था तो अब 200 रुपये का टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो 100 रुपया जो एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसमें से टेक्ना को कितने पैसे मिलेंगे एज कमीशन, और जो कमीशन टेक्ना को मिलेगी उसमें से जरदारी साहब को किकबैक कितनी मिलेगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया। तो ये कभी प्रूव नहीं हो सका यहाँ। मगर जाते जाते मैं आपको ये कह दूँ कि नाइक साहब का जो आर्ग्यूमेंट है ना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो आप फोटोकॉपी के ऊपर क्या रिलाई करेंगे। लोग भूल गए हैं कि जब जरदारी साहब अभी हुकूमत में थे तो फ़ारूक नाइक साहब लॉ मिनिस्टर थे, और फ़ारूक नाइक साहब जिनीवा गए थे। उस वक्त ये ट्रायल जो थी वो ख़त्म होने जा रही थी, भी कुछ वक्त था। आपको पता नहीं कि ये डील, ये जो लिमिटेशन पीरियड था वो 2010 में या 11 में या 12 में ख़त्म हो रहा था, तो उसके बाद ये केस खुल नहीं सकता। तो वाजिद शमसुल हसन साहब जो कि UK में पीपल्स पार्टी के एम्बेसडर थे लंदन में, और उनको भेजा गया जिनीवा, और वहाँ जो इनका वकील था और जो वहाँ का जो अटर्नी था जिसे वो कहते हैं, वहाँ का जो प्रोसिक्यूटर है, तो पाकिस्तान हुकूमत ने ऑफिशियली उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स तलब कर लिए थे, और वो GO के पास फुटेज भी है कि वो सारे डब्बे भरे हुए डॉक्यूमेंट्स के वो सारे जो हैं वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने कब्ज़े में ले लिए थे। और अब वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, कहा तो ये जाता है कि वो सारे के सारे वापस आ गए, फॉरेन ऑफिस के ज़रिए हैंड ओवर कर दिए गए, क्योंकि एम्बेसडर साहब के पास थे, और उन्होंने फिर यहाँ अदालतों में या नैब में या जहाँ भी देना था दे दिया, या वो अवेलेबल हैं। बट एक्चुअली मेरा नहीं ख्याल कि क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें अवेलेबल हैं अब के नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रैक्स कवर हो गए हैं, और इसीलिए ये सब कुछ वो शोर भी बड़ा पड़ा था कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मगर बात यह है कि ये जो भी अकाउंटेबिलिटी हुई ये वन साइडेड थी। अगर जरदारी साहब के ख़िलाफ़ या मोहतरमा के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस थी और वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया या छुपा दिया गया, तो मैं समझता हूँ और सियासतदानों के ख़िलाफ़ और दीगर सियासी जमातों के ख़िलाफ़ जो उनके लीडर्स हैं उनके ऊपर भी बड़ी एविडेंस थी। अच्छा, मगर वो सारी जो चीज़ है वो स्वेप्ट अंडर द कार्पेट। ओके, तो ये वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये विक्टिमाइजेशन होती है। इसमें कोई शक नहीं है, जरदारी साहब ने 8 साल जेल पहले भी काट ली थी, क्या मिला? कुछ भी नहीं, जुबान तक काट दी और उनको जेल में रखा, और मतलब 8 साल मुनीब कोई छोटी बात नहीं होती। लाइफ टाइम किस सियासतदान ने इस करप्शन के ऊपर इतना रगड़ा खाया, और वो मतलब नर आदमी है, दलेर आदमी है, जो भी है, जैसा भी है, उसने काटा है, अपनी सज़ा काटी है एक किस्म की, और फिर 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा डिसमिस भी हो चुके हैं। अब ये जो केसेस ख़त्म हो रहे हैं ये ख़त्म हो गए थे पहले, मगर क्योंकि NRO के तहत ये विड्रॉ हो गए थे, लेकिन जब NRO खत्म हुआ फिर वापस जब वो इम्पोज हुआ तो ये रिवाइव हो गए। फिर जरदारी साहब को एक एक करके जब प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी ख़त्म हुई, वो पीरियड ख़त्म हुआ, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ही वाज प्रेसिडेंट इनको हाथ नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद ये रिवाइवल हुई और फिर ये केसेस आए और जरदारी साहब पेशियाँ देते रहे, और ये फाइनली एक एक करके और लैक ऑफ एविडेंस ये ख़त्म हो रहा है। और ये अच्छी बात है, इसको ख़त्म करना चाहिए, अब नए सिरे से सारा कुछ सिल्क करना चाहिए। और अगर किसी की अकाउंटेबिलिटी होनी है तो उसमें जजों की और जर्नैलों की और जर्नलिस्ट की और सियासतदानों की, सबकी करें, सबकी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक की हो रही है दूसरे की नहीं हो। अच्छा, मैं यहाँ देखिए बात सुने, आज को ये बात आज भी रेलेवेंट इसलिए है कि इसका ताल्लुक किसी न किसी तरह फिर करप्शन की बात पीपल्स पार्टी के गिर्द आती है। डॉक्टर आसिम साहब तहवील में थे रेंजर्स की, 90 डेज होने वाले हैं, अब नैब ने कहा जा रहा है एक मुकदमा उनके खिलाफ बनाया। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जनाब 90 दिन पे जिस टेरर फाइनेंसिंग की बात की जा रही थी उसका क्लियर एविडेंस सामने क्यों नहीं आई, अगर लिंक्स हैं तो क्यों नहीं आए। दूसरा ये कि अगर ये मामला नैब के पास ही जाता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि नैब उनके खिलाफ कोई पक्का ठोस एविडेंस उनको लाएगी और कन्विक्ट करा सकेगी। देखिए, आपकी दोनों सवाल जो हैं ये बड़े जायज़ हैं, मगर मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अहम सवाल एक तीसरा है। पहले इन दोनों की बात कर लूँ। ये बिल्कुल सही है कि अगर रेंजर्स ने इनको पकड़ा था और 3 महीने में ये कोई एविडेंस इकट्ठी नहीं कर सके ताकि कोई एक FIA की ट्रायल हो जाए या टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से कुछ हो जाए, वो तो कर नहीं सके। अब इन्होंने नैब के हवाले कर दिया। आपका सवाल जो है वो वैलिड है कि ये 90 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते थे। अगर होल्ड करते तो इनको इजाज़त लेनी पड़ती ऊपर से, वो सुप्रीम कोर्ट से, वो इनको पता है कि वो इजाज़त नहीं मिलनी। तो अब रेंजर्स ने इनको नैब के हवाले कर दिया। अब नैब, आपका सवाल ये है कि नैब कहाँ से एविडेंस लाएगी। चले,
जो एविडेंस रेंजर्स ने थी वो आम अदालत में तो शायद वो काम नहीं आएगी। नैब की अदालतें जो है वो स्पेशल रूल्स हैं, वहाँ शायद थोड़ी बहुत काम आ जाए। और थ्रेशोल्ड भी शायद कम होता है प्रूव करना, और वहाँ प्रेशर भी बड़ा होता है फॉर सेटलमेंट। अच्छा, अब बात ये है कि मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल ये है कि अगर टेरर फाइनेंसिंग है तो नैब के रोल के अंदर टेरर फाइनेंसिंग तो उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं आती। नैब इज़ नॉट गोइंग टू गो आफ्टर टेररिस्ट, नैब इज़ गोइंग आफ्टर करप्शन। करप्शन जो प्रोसीड्स हैं, बिजनेसमैन हो या जो भी हो, वो बिल्कुल उसका टेरर के साथ लिंक नहीं होता। यहाँ क्योंकि पकड़ा करप्शन के लिए नहीं था, बट करप्शन टेरर फाइनेंसिंग के अंदर पकड़ा था, तो टेरर फाइनेंसिंग जो है इज नॉट नैब के अंदर नहीं आता, उसके परव्यू के अंदर परव्यू नहीं आता। और ये तो एक सेकंड के अंदर अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किया जाए कि आप इसको टेरर फाइनेंसिंग में आपने पकड़ा और आप ले गए हैं और नैब के अंदर, तो ये तो नैब इसको सस्टेन किया ही नहीं जा सकता, ये तो केस विल बी थ्रोन आउट। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की हमाकतें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जब करती हैं, जब पकड़ती हैं, तो सोच के करना चाहिए। और अब जब ये है, और ये अगर चैलेंज हो जाता है ये नैब वाला केस, और करना चाहिए इनको, बिकॉज मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इलीगल है कि आपने टेरर फाइनेंसिंग के पकड़ के नैब के वाले कर दिए। इसीलिए ये जो सारा सवाल खड़ा हो गया ना कि नैब पहले FIA को इस्तेमाल करना, और FIA को इस्तेमाल करना जायज़ था। लेट मी एक्सप्लेन, वो अंडर द FIA लॉ वो आ जाता है, उनको इनफैक्ट लॉ एक्सटेंड भी किया गया और किया भी गया और आ भी जाता है। ठीक। और दूसरी बात ये है कि तो वो तो ठीक था, मगर क्यों नहीं किया? उसकी वजह यह है कि वो JIT के अंदर ऑलरेडी कंप्लेंट फौज कर रही है कि सिविलियन साइड जो है वो गड़बड़ करती है, वो आगे नहीं बढ़ रही। इसलिए फौज, जाहिर है उनका ये ख्याल है, क्योंकि FIA जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के अंडर है, और गवर्नमेंट शायद आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को एक कोने में नहीं धकेलना चाहते, कुछ रिलीफ देना चाहते हैं ताकि वो ना नाराज़ होकर छोड़ ही ना दें पार्लियामेंट, तो फिर एक और क्राइसिस हो जाए एंड सो ऑन। तो इसलिए उन्होंने नैब की तरफ, नैब के अंदर फौजी अफसर हैं, वो इस वक्त फौज की बात मान रहे हैं, सिविलियन की बात नहीं मान रहे, शायद ये इस वजह से उधर किया। मगर आपने देखा अब गवर्नमेंट को, परवेज रशीद साहब का भी बयान याद आ रहा है मुझे कि नैब के ऊपर कौन, नैब कौन करेगा, अब ये भी बातें शुरू हो गई हैं कि नैब के कानून के अंदर तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स, फौज को सिविलियन अदारे को टेक ओवर करके कानून को ट्रांसग्रेस करके, लाइन तोड़ के इस्तेमाल करने की इजाज़त ना है, ना होनी चाहिए, और अगर करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि रेंजर्स को ये एडवाइस देनी चाहिए कि आप इन कामों में मत पड़ें। टेरर फाइनेंसिंग इज़ टेरर फाइनेंसिंग, लीव इट एट टेरर फाइनेंसिंग। और अगर आपने प्रोसिक्यूशन करनी है और प्रोसिक्यूशन टेररिस्ट कोर्ट में नहीं करनी या मिलिट्री कोर्ट में नहीं करनी, तो बी केयरफुल, बिकॉज अदरवाइज आपके लिए बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे एंड यू विल हैव एग ऑन योर फेस। ओके, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। जब ब्रेक से वापस आएंगे इस हवाले से बात होगी। वैलिड सवाल अब भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि बात करप्शन की अब भी हो रही है। जब ब्रेक से वापस आएंगे बलूचिस्तान के हवाले से नदीम सेठी साहब से डिस्कशन होगी, जो वज़ीर आला ने कहा, और क्या वहाँ पर नए वज़ीर आला 5 दिसंबर को मौजूद होंगे या नहीं, इस हवाले से कुछ चिड़िया की खबर भी होगी। हमारे साथ रहिए। सवाल बहुत अहम है और वो है बलूचिस्तान के हवाले से, और दोनों सवालों का ताल्लुक, दोनों मामलों का ताल्लुक वहाँ के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब से है। सबसे पहले तो ये है कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने रिसेंटली कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिन्होंने बहुत से सवालात जहनों में उजागर किए हैं। उसके अलावा आपको याद होगा कि 2013 में एक मरी मुआहदा हुआ था जिसके तहत ये तय पाया था कि 2.5 साल पहले ये ओहदा नेशनल पार्टी के पास रहेगा, यानी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब CM रहेंगे, और उसके बाद ये ओहदा यानी चीफ मिनिस्टर का ओहदा मुस्लिम लीग नून के पास जाएगा और सनाउल्लाह ज़हरी साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये मुआहदा 2.5 साल के लिए था। अब इसकी मुद्दत पूरी हो रही है 5 दिसंबर 2015 को। क्या यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं या नहीं, इस हवाले से बात होगी। लेकिन सबसे पहले नदीम साहब ज़रा बात हो जाए कि जिस बातों का जिक्र डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने रिसेंटली किया, अब वो शॉट है हमारे पास, मैं चाहता हूँ ये आप देख लीजिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। मुझे खतरा यह है कि देखे ना, अगर माइंडसेट चेंज नहीं हुए तो 5वीं इंसर्जेंसी खत्म होगी, लेकिन 6ठी इंसर्जेंसी को कौन रोकेगा? जो संदक और सुई में हमारे साथ हुआ ना, मैं तो PPL और OGDCL को ओपनली कहता हूं कि आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से बदतर हैं बलूचिस्तान के साथ। मैं प्रूव करूंगा। बलूचिस्तान की तल्ख
हकीकत ये है कि बलूचिस्तान का जो इलेक्शन होता है वो मैनेज होता है। ये बातें कही हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। नईम साहब, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हवाले से अगर जहन ना बदले गए तो छठी इंसर्जेंसी को कोई नहीं रोक सकेगा। अब ये जो एक में दो बातें हैं, जहन ना बदले गए, क्या मतलब है डॉक्टर साहब का ये कि जहन किसके ना बदले गए? दो सवाल हैं यहाँ पर अगेन, एक फ़ौज और एक पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में बैठी। अब बताएं। आई थिंक उनका इशारा जो है वो रियासत की तरफ है। इन जनरल जहन ना बदले गए। रियासत, आपको पता होगा कि सबसे पहली इंसर्जेंसी जो थी, मेजर इंसर्जेंसी 1960s में हुई। उस वक़्त रियासत जनरल अयूब खान के हाथ में थी, फ़ौज के हाथ में थी। उसके बाद फिर जो इंसर्जेंसी हुई, जो मेजर इंसर्जेंसी हुई, वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुई है। छोटी छोटी होती रही हैं, मगर ये दो मेजर इंसर्जेंसीज थी। भुट्टो साहब के ज़माने में 1970s में हुई, 3 में। अब भुट्टो साहब के बारे में ये कहा जाता था, तो दो तो फ़ौज के ज़माने में हुई। भुट्टो साहब के ज़माने में जनरल टिक्का खान थे, जिनके उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे, पहले आर्मी चीफ रहे थे। उनके बारे में कहा जाता था बुच्चर ऑफ बलूचिस्तान ऑफ बांग्लादेश, फिर बुच्चर ऑफ बलूचिस्तान। तो टिक्का खान साहब जो थे वो फिर डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद फ़ौज को भेजा गया बलूचिस्तान में। भुट्टो साहब के बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज अ बोनापार्ट, ही वॉज एन ऑटोक्रेट। उनकी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज बहुत थी। इसीलिए जब भुट्टो साहब ने ये फ़ैसला किया कि सेंट्रलाइज्ड स्टेट रियासत बनानी है और फ़ौज के साथ मिल के काम करना, तो उस वक़्त उन्होंने दो मुंतखब हुकूमतें बलूचिस्तान में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उस वक्त कहते थे, नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमतें थी, उनको डिसमिस कर दिया और गवर्नर्स रूल लगा दिए, जिसकी वजह से फिर एक रिवोल्ट और रिबेलियन शुरू हुआ। तो वो भी एक सोच थी, वही सोच थी जो अयूब खान की सोच थी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। मुशर्रफ की भी वही सोच थी, नो नॉनसेंस स्ट्रॉन्ग सेंटर। और भुट्टो साहब की भी वही सोच थी, बिकॉज वो भी जनरल टिक्का खान के साथ यही थी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर और नो नॉनसेंस। अच्छा, तो ये सोच की वो बात कर रहे हैं कि वो सोच जिसमें ऑटोनॉमी नहीं देनी, आज़ादी नहीं देनी, ख़ुद मुख्तारी नहीं देनी, और एक इस्लामाबाद से बैठ के सारे पाकिस्तान को चलाना है डंडा लगा के। भुट्टो साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था। और वो भी फ़ौज के कंधे पे बैठ के पावर में आए थे। उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ाम है, मैं उस बहस पे नहीं आज जाना चाहता। एक इल्ज़ाम ये भी है कि अगर भुट्टो साहब मान जाते उस वक्त मुजीब के साथ पावर शेयरिंग के लिए, और क्योंकि मेजॉरिटी थी तो, और उनको इजाज़त दे देते, तो शायद उस वक्त याया खान साहब थे भुट्टो साहब के साथ पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान, तो उनको मना लेते कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आर्मी एक्शन की, उनका हक बनता है, उनको दे, नेशनल असेंबली में उनकी मेजॉरिटी होगी, हम काम करेंगे। मगर भुट्टो साहब ने कहा उधर तुम उधर हम, इस किस्म की बात की। और ये बात ये है कि अगर भुट्टो साहब साथ देते ईस्ट पाकिस्तान का, तो शायद पाकिस्तान ना टूटता। मगर उन्होंने कहा नहीं, पीपल्स पार्टी ने यहाँ जीता है, फ़ौज मेरे साथ है, तो मैं आई विल नॉट अलाउ दैट। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं। तो ये वो सोच है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं देनी, रीजनल ऑटोनॉमी नहीं देनी, लोकल इलेक्शंस नहीं कराने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि पावर की डिवोल्यूशन, लोकल रिसोर्सेज के ऊपर जो उनकी वो ऊपर से पकड़ के रखना। और ये वही बिल्कुल एक रियासती सोच है, जमहूरी सोच नहीं है। तो इसकी तरफ वो तवज्जो दे रहे हैं। अब एक ज़माना था कि नवाज शरीफ साहब की भी सोच ऐसी थी। जब वो पहली दफ़ा आए 90s में, तो उन्होंने अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बनाने की कोशिश की, कि वो भी एक भुट्टो साहब के कदम में चल रहे थे। भुट्टो साहब एक सोशलिस्ट ऑटोक्रेट बनने जा रहे थे, ये इस्लामिक ऑटोक्रेट बनने, राइटिस्ट ऑटोक्रेट। तो शुक्र है वो दोनों चीज़ें नहीं हुई। और आज मियाँ साहब को एहसास है कि ऐसी चीज़ नहीं है। आज मियाँ साहब बिल्कुल 360 डिग्री टर्न कर चुके हैं। वो जेन्युइनली जमहूरी बन चुके हैं। आजकल वो जैसी बातें कर रहे हैं कि हमें अमन चाहिए रीजन के अंदर, हमें जंगजू रियासतें नहीं बनानी, हमें लिबरल पाकिस्तान को एक लिबरल मुल्क बनाना है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। और जितनी मेहनत मियाँ साहब ने की है बलूचिस्तान के हवाले से कि यहाँ की कोई क्राइसिस को रिजॉल्व किया जाए और जमहूरी तरीके से रिजॉल्व किया जाए, जो भागे हुए हैं लोग, जो गुस्सा है, जो नाराज़ है, उनको वापस लाया जाए, जिसका पहला कदम उन्होंने ये दूसरी दफ़ा अच्छा कदम उठाया। जब वो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस वक्त
अताउल्ला मेंगल साहब के साहिबजादे को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया एक नेशनलिस्ट को। तो ये मियाँ साहब की सोच बदलती गई। अब आप 180 डिग्री 360 डिग्री टर्न करके वो आप उन्होंने बलोच साहब को इनको डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब को बलोच चीफ मिनिस्टर और मतलब 2 सीटें और इनको बना दिया। इसीलिए कि जो रुस्से हुए हैं, दुखी हैं, ये भी दुखी हैं, इनको साथ लेके चलें। और फिर फ़ौज को हिदायत की कि इनको साथ लेके चलना है। और फिर अपनी मुस्लिम लीग की मेजॉरिटी जो थी बलूचिस्तान में उसको पीछे रख के और इनको चीफ मिनिस्टर बनाया, माइनॉरिटी पार्टी को। तो ये वही कदम थे कि किसी तरीके के साथ बलूचिस्तान का मसला हल किया जाए जमहूरी तरीके के साथ। तो इनका जो इशारा है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ नहीं है, ना ही PML नून की हुकूमत की तरफ है। इनफैक्ट अगर नून के बारे में कुछ कहा जाए तो उन्होंने बेंड ओवर बैकवर्ड्स करके बलोच नेशनलिज्म को अपीज़ करने की कोशिश की और उनको इंक्लूसिव वापस लाने की कोशिश की। तो ये सोच है जिसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है, ये रियासती सोच है। और मैं ये समझूंगा कि ये बलोच साहब ने भी पाकिस्तान की अफवाज के साथ मिलकर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उस रियासती सोच को तब्दील करने की कोशिश की है और अपने तरफ से कोई प्रोवोकेशन, गुस्सा आके कोई प्रोवोकेशन नहीं की ताकि ये ना हो कि वो पीछे हट जाए और फिर वो नाराज़ हो जाए। तो इनके बारे में और वहाँ जो कोर कमांडर रहे हैं बलूचिस्तान में जंजुआ साहब और उनसे पहले भी इनके बारे में यही कहा जाता है और कि इन्होंने सब ने बेंड ओवर बैकवर्ड्स करके 2 चीज़ें की हैं। एक ये कि ये जो मिलिटेंट इंसर्जेंसी है जिसको इमदाद मिल रही है फॉरेन पास से, उसको ख़त्म किया जाए मिलिटरीली। और दूसरा ये कि जिस हद तक बलोच नेशनलिस्ट को इन्वॉल्व किया जाए, नौकरियां दी जाएं, मुलाजमतें दी जाए, रियासत के अंदर अब्जॉर्ब किया जाए और जो फंड्स हैं इनके हवाले किए जाएं ताकि ये डेवलप कर सकें। जिस हद तक वो कर सकते थे किए। जरदारी साहब ने तो पैसे दे दिए थे, आपको याद होगा 1 अरब रुपया, याद है आपको? इसमें 100 अरब रुपया, 100 अरब बलूचिस्तान पैकेज। मगर पहले साल के बाद वो बिल्कुल इंटरेस्ट छोड़ गए थे बलूचिस्तान। 40 अरब दिए थे। 40 अरब। अच्छा, तो वो दे के तो फिर भूल गए। कहा था 100 अरब देंगे, दिए 40 और फिर उसके बाद भूल गए। और वो पता नहीं 40 अरब गए कहाँ, खा गए वो जो छोटे छोटे ट्राइबल्स थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका हवाला जो है वो उस रियासती सोच की तरफ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, उन्होंने आज जो जिक्र किया ये इलेक्शन से पहले ऐसी बातें करते थे, चीफ मिनिस्टर होने के बाद उन्होंने ये बातें बंद कर दी थी। अगर करते भी थे तो बिहाइंड द सीन्स करते थे। अब फिर वापस वो पब्लिक में आके ये बात कह रहे हैं। इससे सिर्फ एक बात वाज़ेह होती है कि अब इन्हें एहसास हो गया कि ये इनका आज जाने का वक्त आ गया। अब ये चीफ मिनिस्ट्री से हट रहे हैं और इन्हें पता है इन्होंने वापस बलूचिस्तान अवाम में जाना है। और वहाँ नेशनलिस्ट जो हैं जो कि इनसे नाराज़ हैं कि आपने फ़ौज के साथ मिलके हमारा जो पर्पस था, जो हमारी मिशन थी वो भूल गए। ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर पक्का कर रहे हैं और बात वही कर रहे हैं जो पहले करते थे। अच्छा, एक मुझे यहाँ पर ब्रेक, बात जायज़ है, पहले भी जायज़ थी और अब भी जायज़। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी पड़ रही है। अभी तो आपने कहा ना कि वो उनको लग रहा है कि वो जा रहे हैं, लेकिन असल में हम आपको बताएंगे, बात करेंगे कि क्या वो वाकई ही जा रहे हैं या नहीं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, उनकी मुद्दत जो है मरी मुआहदे के तहत 5 दिसंबर को पूरी हो रही है। 5 दिसंबर के बाद क्या वो वज़ीर आला बलूचिस्तान रहेंगे या नहीं, इस सवाल पे आने से पहले नदीम साहब एक सवाल जी। जब उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में इलेक्शन हमेशा मैनेज किए जाते हैं, फिर वो अपना इलेक्शन भी कह रहे हैं कि जिससे वो आए हैं इलेक्ट होकर, ये भी मैनेज्ड इलेक्शन था। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ज़ाहिर है कोई बंदा अगर कहे जी कि इलेक्शन रिग हुए, ये तो नहीं उसका मतलब कि मेरे भी रिग हुए। मेरे तो But उसके बावजूद this, he has come from the same electoral process. That's true. इलेक्शंस बलूचिस्तान में मैनेज ही किए जाते हैं और ज़्यादातर नेशनलिस्ट नहीं जीतते। नेशनलिज्म की, मिडिल क्लास नेशनलिज्म की पॉकेट्स हैं, मगर ज़्यादातर बलोच सोसाइटी जो वो स्प्लिट है बिटवीन पख्तून एंड बिटवीन बलोच। पख्तून नेशनलिज्म बलोच नेशनलिज्म को सपोर्ट नहीं करती इन दैट वे। वो कंजर्वेटिव है, रिलीजियस है। वहाँ JUI और इस किस्म के लोग जो है उनको वोट मिलता है। तो पहले तो वोट बिखर जाता है बलोच का। दूसरा ये है कि वो आधा रह जाता है, समझे आप। फिर ये छोटे छोटे ट्राइबल्स हैं, वहाँ वही लॉयल्टी फैक्टर है जो बाकी पंजाब में भी बड़े बड़े फ्यूडल्स का लॉयल्टी फैक्टर है। फिर वो छोटे छोटे सरदार जो हैं वो अपने अपने वोट लेके अपने अपने इलाकों में से ट्राइबल बेसिस के ऊपर जीत जाते हैं। तो नेशनलिस्ट जो हैं वो कभी भी इलेक्शन में, वो अभी सूरत हाल हुई नहीं इतनी बड़ी, वहाँ मिडिल क्लास ही नहीं है पढ़ी लिखी जिसको ये जज्बा हो नेशनलिज्म का। वहाँ अभी भी ट्राइबलिज्म है और वो ट्राइबलिज्म जो है वो ट्राइबल वोट पड़ता है वो अपने लोकल ट्राइबल सरदार्स के लिए। तो इसलिए ये कहना कि जी इलेक्शंस मैनेज किए जाते हैं एक हद तक तो सही है कि चलें वो ट्राइबल सरदारों को पैसे दे दिए। अभी भी
नेशनलिस्ट के ख़िलाफ़ ये जो वहाँ कार्रवाई हो रही थी, जो बड़े कट्टर राइट विंग सरदार हैं छोटे छोटे, हमारी एजेंसियों ने उनको पैसे दिए, उनको हथियार दिए, उनको पैसे दिए, उनके लश्कर बनाए हैं ताकि ये बलोच नेशनलिस्ट को डायरेक्ट एजेंसियाँ ना मार सकें, वो कार्रवाई जो करनी है, बिकॉज जाहिर है कि वो समझते हैं ये फॉरेन ट्रेंड है, फॉरेन फंडेड है, वी हैव अ राइट टू डू दिस। तो वहाँ भी नॉन स्टेट एक्टर्स बनाए गए थे इनको डील करने के लिए और बड़े कामयाब रहे। लॉट ऑफ द बॉडीज हैव गॉन मिसिंग। यहाँ हमारी एजेंसियों का जो रोल है वो मिनिमल है और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट रोल जो है वो ट्राइबल लश्कर्स का है, जिनको उकसाया गया और कहा गया कि चलो पै जाओ इन्होंने, तो वो इनडायरेक्टली ये काम हुआ है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इनका ये कहना कि मैनेज हुए, इस तरीके से मैनेज होते हैं वहाँ पॉलिटिक्स वहाँ की। अब सवाल यहाँ ये आ जाता है कि क्या डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब 5 दिसंबर को नहीं होंगे वज़ीर आला? ये सवाल बहुत से दिनों में है। लोग कह रहे हैं जी कि बस क्योंकि एक मुआहदा हुआ है लिहाजा उसकी पासदारी करनी पड़ेगी। इस्लामाबाद में सोच क्या है? सबसे पहले मैं आसान सवाल आपसे पूछ लूँ। ये आसान है। हाँ, अच्छा, ये सोच चिड़िया का असल टेस्ट भी है। अच्छा, तो आप पहले अपने नाज़रीन को बता दें कि ये जो मुआहदा हुआ था उसके हालात क्या थे। अगर आप चाहे मैं बता दें तो आप बता दें। आप मोटी बात यह है कि ये उस वक्त नून लीग की मेजॉरिटी थी, गवर्नमेंट नून लीग ने बनानी थी, मगर नवाज शरीफ साहब को ये हिदायत दी गई कि अगर वहाँ के मसाइल हल करने हैं तो वहाँ नेशनलिस्ट को साथ लेना पड़ेगा। नेशनलिस्ट जो थे वो माइनॉरिटी में थे, 3-4 सारी सीटें थी, तो उनको फिर ये काफ़ी लंबी चौड़ी लेन देन हुई। मियाँ साहब डट गए, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और लोगों को, ऐसा एहसन इकबाल, सबको डाला बीच में कि वहाँ जो नून लीग के जो हेड हैं सनाउल्लाह ज़हरी साहब, वो भी एक ट्राइबल लीडर है, उनको समझाया जाए कि देखिए आपको नहीं हम बना सकते, अलायंस हम कर रहे हैं मगर हमने माइनॉरिटी को, और ये वजह है वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं। बहुत लेन देन हुई, बड़ी वहाँ रोना धोना बहुत हुआ, क्योंकि नून लीग जो जीती थी उनको तो उनके वाले तो चीफ मिनिस्ट्री नहीं दे रहे थे। फिर एक अलायंस पार्टनर था नेशनलिस्ट का, जी, नेशनल पार्टी, पख्तून अवामी पार्टी, हाँ, वो अपने अचकजई वाली पार्टी, तो उनको भी अकोमोडेट करना था, बलोच साहब को भी अकोमोडेट करना था। तो उनको, उनके बड़े भाई को, अचकजई साहब के बड़े भाई को, महमूद अचकजई साहब के बड़े भाई को गवर्नर बना दिया, इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, और ज़हरी साहब को ये कहा कि 2-2.5 साल पहले तुसी इन्हों कर लेने दियो, अगले आखिरी साल तुसी कर लेना। वो मेरा ख्याल है फलसफा ये था कि अगर कुछ हेडवे होनी है, प्रोग्रेस होनी है तो हो जाएगी 2.5 साल इंसर्जेंसी, तो इनको साथ ला के लेके बैठा के बीच में एक ब्रिजेस बनाएंगे विद द नेशनलिस्ट, और जो नेशनलिस्ट है, जो अबव ग्राउंड नेशनलिस्ट है, उनको तो न्यूट्रलाइज करें, उनको साथ लेके चले। इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, और बहुत हद तक कामयाबी हुई है। पूरी नहीं कामयाबी हुई क्योंकि अभी वो लोग वापस नहीं आए हैं, मगर आ जाएंगे इंशाल्लाह, वक्त लगेगा, आ जाएंगे। मगर अब वक्त आ गया, वो 2.5 साल हो गया। अब ज़हरी साहब कहते हैं जी मेरी वो पाउंड ऑफ फ्लैश मेरी बारी है, चूल्हे ले लेने और तुझसे सानू दो। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर ज़हरी साहब को अब इसी अग्रीमेंट के मुताबिक उनके हवाले कर देते हैं तो फिर वहाँ क्या हो? एक तो ये चीज़ डिस्कस करने वाली है। मियाँ साहब के ऊपर प्रेशर है इस वक्त, ज़हरी साहब, 1 मिनट रह गया, ज़हरी साहब की तरफ से कि जी मुझे अब मेरा पूरा वादा पूरा करें, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएं, गवर्नर भी हमारा होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर भी होनी चाहिए, आगे इलेक्शन आने हैं, मैंने तैयारी करनी है, मैंने अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है। आर्ग्यूमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से आर्ग्यूमेंट ये है कि जी, दूसरी तरफ से आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर उनको ले आएंगे नेशनलिस्ट, फिर जो है ये बाहर हो जाएंगे, ये फिर गड़बड़ करेंगे, और ये जब गड़बड़ करेंगे तो फिर और मसाइल होंगे। इंडिया जो है वो फिर फिश करेगा इन ट्रबल्ड वाटर्स। देखिए ना, वो आते अभी ये गए भी नहीं है तो उन्होंने वो पुरानी बातें फिर से कहनी शुरू कर दी। तो एक तरफ ये है। तीसरी एक और भी फिक्र है मियाँ साहब को, ज़हरी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो गुड गवर्नेंस की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बैड गवर्नेंस के मास्टर हैं, और वो वहाँ ठीक लेन देन होगी। इनके बारे में ये कहा जाता है कोई नंबर 2 काम नहीं हुआ, साफ सुथरा काम हुआ है, और फौज के साथ तावन किया, और फौज को भी नरम किया है ताकि ये रास्ते खुलें आगे से। इसीलिए जंजुआ साहब, जिनकी सियासी शऊर के बारे में बड़ी अब बात होती है, मियाँ साहब ने उनको भी अकोमोडेट कर लिया, जो वहाँ के कोर कमांडर थे, जिन्होंने मालिक साहब के साथ मिलकर अच्छे काम किए। तो अब क्या होने जा रहा है आगे? 5 तारीख को मीटिंग है, मियाँ साहब जा रहे हैं फ्रांस और माल्टा। चिड़िया ये खबर लाई है कि मियाँ साहब ने फैसला किया जब मैं आऊँगा तो फिर मीटिंग करूँगा। वो आज नहीं, अगली जुमेरात, कल जुमेरात है ना, कल जुमेरात नहीं, उसकी अगली जुमेरात को वो वापस आएंगे, फिर वो मीटिंग करेंगे। मीटिंग के अंदर जाहिर है वो उनका ये ख्याल होगा कोई ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ ली जाए जिसके नेशनलिस्ट बाहर ना हो जाए, अंदर ही आएँ। अब वो क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है उनका दिल तो ये चाहता है कि किसी तरीके के साथ नून लीग भी रहे और नेशनलिस्ट बाहर ना जाए, मगर कैसे इसको करेंगे, कितना मुश्किल काम है ये। और दूसरी बात ये है कि उस दिन फैसला नहीं होगा जिस दिन ये मीटिंग होगी। 5 दिसंबर को कुछ नहीं होने जा रहा, कोई फैसला नहीं होगा। एक मीटिंग होगी, 5 को है, 6 को है, जब भी है वो मीटिंग होगी। मीटिंग के अंदर मियाँ साहब हर बात को सुनेंगे, सुनाएंगे, ये भी पूछेंगे, वो भी पूछेंगे, और अपने लोग उससे पहले
पल्स लेने के लिए निकलेंगे। ज़हरी साहब ने तो कह दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं आ ही रहा हाँ। अच्छा ये कह रहे हैं जी जो भी होगा ठीक है बेचारे, ये क्या कह सकते हैं मालिक साहब। मगर सिचुएशन ये है कि फ़ौज भी ये चाहेगी कि ये लोग रहें तब, क्योंकि एक अच्छा इंतज़ाम हुआ और प्रोग्रेस हो रही है। मगर ज़हरी साहब है, नून लीग है। मियां साहब को डर ये है कि अगर ज़हरी साहब आए तो कुछ काम ख़राब भी हो सकता है, काम ख़राब हो सकता है और नून लीग को बदनामी भी हो सकती है। अगर कराची में सिंध गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी की, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं और टेरर फाइनेंसिंग और इस किस्म की बात हो रही है, कल को अगर नून के ऊपर लगने शुरू हो गए बलूचिस्तान में, क्योंकि ज़हरी साहब बैठे हुए हैं वहाँ, तो फिर मियाँ साहब क्या करेंगे। इसलिए ये बहुत मुश्किल फ़ैसला होगा मियाँ साहब के लिए। अभी उन्होंने फ़ैसला नहीं किया, कोशिश उनकी ये होगी कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए जिसके साथ टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। मेरा ख्याल है आपका कहना ये जा रहा है कि मियाँ साहब का दिल नहीं कर रहा, दिल ये चाहता है कि बलोच साहब टिके रहें, ये टिके रहें और नून लीग भी जो है वो भी मजबूत हो, वो हो नहीं सकता। जाते जाते मैं ये कह दूँ, ये ज़रूर सही है कि अचकज़ई साहब जो गवर्नर थे और मालिक साहब, इन्होंने ज़हरी साहब और नून लीग का ख्याल नहीं रखा। अगर ये थोड़ी नरमी दिखाते और उनका ख्याल रखते तो शायद ये कोई फार्मूला बना लेते आगे। लेकिन वो तंग आए हुए हैं, मुस्लिम लीग नून, वो कहते हैं हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। अब आगे जाके ये लड़ाई झगड़े होंगे मियाँ साहब के, वक्त खत्म हो गया और ये खुद फैसला नहीं करेंगे, ये फिर लेके जाएंगे, इनकी बातें सुन के इनको समझाएंगे, फिर अपनी पार्टी के पास लेके जाएंगे, अपने वो सबको बुलाएंगे, फिर कुछ लोग भागेंगे इधर उधर। ये जल्दी फैसला होने वाला नहीं है, जल्दी होने वाला नहीं है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।